केनीज का जो सिस्टम है या केनीशियन सिस्टम है उस पे हमने खुद से ही देखा हुआ है कि मेन फोकस जो है उसका रहता है किस पे, डिमांड साइड पे। मीन्स के डिमांड पे केनीशियन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अनलाइक के जैसे क्लासिकल्स में हमने देखा है, क्लासिकल्स का मेन फोकस जो है वो सप्लाई साइड पे रहता है। क्लासिकल्स का मेन फोकस जो है वो रहता है सप्लाई साइड पे क्लासिकल्स, और डिमांड साइड पे रहता है किसका, केनीशियंस। ठीक है, अब क्या हमारे पास इस वाले चैप्टर में केनीशियन सिस्टम, एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई जो है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से केनीशियन सिस्टम में जब हम प्राइसेस को और वेजेस को वेरिएबल लेते हैं तब हमारे पास डिमांड और सप्लाई फैक्टर जो है आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मीन्स के केनीशियन सिस्टम में हम ये चीज़ एग्जामाइन कर लेंगे, चेक करेंगे कि जब प्राइसेस एंड वेजेस को हम वेरिएबल रखेंगे तब सप्लाई साइड और डिमांड साइड फैक्टर्स, सप्लाई एंड डिमांड साइड फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स किस तरह से आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मेन फोकस जो है यहाँ पर क्या होने वाला है कि प्राइसेस को और वेजेस को हम वेरिएबल लेकर के ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से केनीशियन सिस्टम में आउटपुट जो है डिटरमाइंड होता है विद सप्लाई एंड डिमांड साइड फैक्टर्स। ठीक है, मीन्स के इसमें हम क्लासिकल प्लस केन्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे और उसके बेस पे हम अंडरस्टैंड करेंगे मॉडल्स को। ठीक है, यहाँ पे हम इलस्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से क्लासिकल्स का और केनिस का एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, मीन्स क्लासिकल्स की सप्लाई साइड, केनिशियन की एग्रीगेट डिमांड साइड, उन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ें। अब हम केनिशियन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। केनिशियन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, केनिशियन मॉडल में आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल पर जो आउटपुट होता है वो डिसाइड कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड जो है इक्वल होती है आउटपुट के। मीन्स के टू फाइंड इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है उस पे क्या होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड must be equal to आउटपुट। इक्विलिब्रियम कंडीशन केनिशियन सिस्टम में और केनिशियन मॉडल में है कि आउटपुट जो इक्विलिब्रियम लेवल का फाइंड करने के लिए हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो होनी चाहिए किसके बराबर, आउटपुट के, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं आर, उस पे कंडीशन क्या होगी कि आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। मीन्स कि वाई शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ए डी, और मनी डिमांड जो है मस्ट बी इक्वल टू मनी सप्लाई। केनिशियन मॉडल में इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, जिस पे कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी आउटपुट के, आउटपुट इज़ वाई, यहाँ पे वाई आउटपुट है और आर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी कंडीशन जो कि मस्ट है वो है कि एम डी जो है शुड बी इक्वल टू एम एस। ठीक है, एम डी एम एस के बराबर होना चाहिए केनिशियन मॉडल में, और इक्विलिब्रियम तभी डिटरमाइन होगा, और वाई जो है इक्वल होना चाहिए ए डी के। ठीक है, केनिशियन सिस्टम में क्या है कि
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लासिकल्स के सिस्टम में हमने देखा है कि जो एग्रीगेट सप्लाई करू होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई करू इज़ वर्टिकल इन क्लासिकल। लेकिन कीन्स के सिस्टम में हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ली जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कीन्स के मॉडल में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस है उस पर, तो इसमें हम ये बात एज्यूम करते हैं कि कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो सप्लाई किया जाएगा एट गिवन प्राइस लेवल पर, ठीक है। मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की अगर हम बात करें, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कीनीशियन सिस्टम में किस तरह से होगा, पैरेलल टू, ये आउटपुट है इधर, एग्रीगेट प्राइस लेवल, एग्रीगेट सप्लाई, रियल इनकम, आउटपुट। इसका कहने का ये मीनिंग है कि गिवन प्राइस लेवल पर हमारे पास आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मीन्स के जितनी अगर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी की, तो वहाँ पे हमारे पास गिवन प्राइस लेवल पर आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा सप्लाइड होगा या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मीन्स के एनी लेवल ऑफ आउटपुट जो है वुड बी प्रोड्यूस्ड एट गिवन प्राइस लेवल। ऐसी कंडीशन जिनमें कि आउटपुट को बढ़ाने की कैपेसिटी इकोनॉमी की है, तो उस कंडीशंस पे क्या होगा कि हमारे पास गिवन प्राइस लेवल पर जो सप्लाई करूँ जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। मीन्स के बहुत ज़्यादा हमारे पास सप्लाई हो सकती है और प्रोडक्शन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ग्रेट डिप्रेशन 1930s का था, उस पॉइंट पे आउटपुट में इंक्रीज़ तो हो रहा था और प्लस इकोनॉमी की कैपेसिटी भी थी कि आउटपुट इंक्रीज़ हो पाए, लेकिन आउटपुट के बढ़ने के साथ मनी वेजेस ना बढ़ पाई, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से ही इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी पहले से ही इकोनॉमी में, और आउटपुट तो बढ़ा लेकिन उसके साथ वेजेस नहीं बढ़े, ठीक है। मनी वेजेस जो कि बढ़ते, उससे इंसेंटिव मिलता और लेबर डिमांड इंक्रीज़ होती, और मनी वेजेस बढ़ने से क्या होता कि जो प्रोडक्शन हो रही होती तो उसकी डिमांड भी होती, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो के स्टॉक पाइल नहीं होता तो ग्रेट डिप्रेशन आने के चांसेस कम होते। लेकिन आउटपुट बढ़ने के साथ साथ मनी वेजेस ना बढ़ी और ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट पहले से बहुत थी, इसके कारण से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। मीन्स के जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ हो रखी थी वो सेल नहीं हो पाई, ठीक है। तो कहने का ये मीनिंग है कि कीनीज़ का कॉन्सेप्ट जो है, कीनीशियन कॉन्सेप्ट, वो ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेट डिप्रेशन में मनी वेजेस को बढ़ाया जाता तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर कमोडिटीज़ ज़्यादा होनी थी, क्योंकि पीपल के पास मनी होनी थी, है ना। तो कीनीशियन का ये कॉन्सेप्ट इसी चीज़ के राउंड है कि अगर एग्रीगेट डिमांड को हम बढ़ाएं, सप्लाई की कैपेसिटी जितनी है वो तो इंक्रीज़ हो सकती है और होगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड पे अगर हम फोकस करें तो इकोनॉमी जो है उसमें आउटपुट लेवल हायर अचीव होगा और हायर ग्रोथ लेवल भी होगा। और इसमें क्या होगा कि हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर जो होगा वो फॉल नहीं करेगा जैसे जैसे हम मोर लेबर जो है वो एम्प्लॉय करेंगे। मतलब क्योंकि हम लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से शुरू हुए हैं, प्राइस लेवल अगर हमारे पास सेम है तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा जो है लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, और जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी लेबर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो होगा आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो होगा वो क्या होगा, कम नहीं होगा, इंस्टेड के बढ़ेगा, ठीक है। एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हम, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस और वेजेस की बात कर लो तो इस पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी मोस्टली, ठीक है।
मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन W/MP/N जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है। इवन के जब हमारे पास आउटपुट इंक्रीज भी हो रहा है, आउटपुट इज इंक्रीजिंग, स्टिल हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, कांस्टेंट है। बट ये हो गया जबकि हमारे पास प्राइस हमने सेम रखी हुई है और हमारे पास सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है और होगी। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर हम जनरल सेंस में बात करें, आउटपुट में इंक्रीज जो होती है वो क्या करती है, अपवर्ड प्रेशर पुट करती है दोनों चीज़ों पर, वेजेस पर भी और प्राइस लेवल पर भी। ठीक है, मीन्स के पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई शेड्यूल बनने के जनरली चांसेस रहते हैं। हमने कीनेशियन मॉडल में तो ये चीज़ चेक की कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल फिक्स्ड प्राइस में कैसे होगा, जो कि इस डायग्राम में हमने शो किया। बट जनरली अगर हम बात करें तो जब भी हमारे पास, जनरल सेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन आउटपुट जो है, इंक्रीज इन आउटपुट होगा, इंक्रीज इन आउटपुट, तो उससे क्या रहता है, हमारे पास अपवर्ड प्रेशर रहता है किस चीज़ पर, वेजेस पे भी और प्राइस लेवल पर भी अपवर्ड प्रेशर रहता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट एग्रीगेट डिमांड जो है वो अगर पता कर लिया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, तो उससे हमारे पास सिंपली आउटपुट की डिटर्मिनेशन हो जाएगी और सप्लाई जो है उसका मेंस के उतना रोल नहीं होगा और ज़्यादा की सप्लाई जो हॉरिजॉन्टल कर्व ही होगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि सप्लाई जो अपवर्ड स्लोपिंग होगी और इसका भी रोल रहेगा इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट अलॉन्ग विद एग्रीगेट डिमांड। फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं एग्रीगेट डिमांड को कीनेशियन सिस्टम में, वो डिटरमाइन करते हैं आईएस की और एलएम शेड्यूल्स की पोजीशंस को, और इसीलिए इनकम इंटरेस्ट रेट कम्बिनेशन जो है, जहाँ पे कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आता है, ये कॉज करता है आउटपुट को इक्वल होने के एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, मीन्स के इनकम और इंटरेस्ट रेट की जो कम्बिनेशंस हैं, जहाँ पे कि हमारे पास मनी मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आउटपुट जो है हम चेक करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के बराबर कहाँ पे आ रहा है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं आउटपुट डिमांडेड और ईच प्राइस लेवल, मीन्स के हर एक प्राइस लेवल पर कौन सा और कितना आउटपुट डिमांडेड होगा, ये चीज़ें हम फाइंड करते हैं जब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स के इन ऑर्डर टू फाइंड एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हर प्राइस लेवल पर, ईच प्राइस लेवल पे आउटपुट डिमांडेड कितना है, डिमांडेड हाउ मच। ठीक है, मीन्स के कितना आउटपुट हर एक हमारे पास प्राइस लेवल पर डिमांड किया जा रहा है, उसकी हेल्प से हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता करने के लिए कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को फाइंड करने के लिए हर प्राइस लेवल पर आउटपुट डिमांडेड जो है कितना चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम चेक करते हैं आईएस और एलएम शेड्यूल्स की पोजीशंस को, कि वो किस तरह से, और इंटरेस्ट रेट और आउटपुट जो है किस तरह से अफेक्ट होते हैं बाय प्राइस चेंजेस।
मीन्स के हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जब क्या होगा हमारे पास, हम चेक करेंगे कि प्राइस चेंजेस के साथ, प्राइस चेंजेस जब हम कर रहे हैं उसके कारण आईएस और एलएम में, आईएस एंड प्राइस चेंजेस की वजह से आईएस एंड एलएम में कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से, और कंपैरेटिवली तब भी हमारे पास प्राइस चेंज की वजह से इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट भी किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, हम चेक करेंगे। ओवरऑल तो क्रक्स यही है कि प्राइस चेंजेस की वजह से आउटपुट कितना चेंज हो रहा है ये चेक करना है। बट इसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि हम पहले चेक करेंगे कि आईएस और एलएम में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है ड्यू टू प्राइस चेंजेस, और इंटरेस्ट रेट और आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने से। जब हम प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आईएस एलएम कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, और साथ ही इंटरेस्ट रेट और आउटपुट जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ये चीज़ें हम थॉरोली चेक करेंगे डायग्रामेटिकली, उससे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, मीन्स के हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो आईएस और एलएम की पोजीशन, और कॉन्सिक्वेंटली मीन्स के हम चेक कर रहे हैं ये विद रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल पे आउटपुट लेके किस तरह से वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट जो है वो मीन्स के चेंज हो रहा है या अफेक्टेड हो रहा है जब हम प्राइस में चेंज करते हैं। लेवल ऑफ आउटपुट जिस पे कि आईएस और एलएम शेड्यूल्स इंटरसेक्ट करते हैं गिवन प्राइस लेवल पे, ये पॉइंट होता है ऑन एग्रीगेट कीनीशियन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। कीनीस के अकॉर्डिंग टू कीनीस, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जहाँ पर आईएस एंड एलएम शेड्यूल्स इंटरसेक्ट करते हैं, आईएस एंड एलएम शेड्यूल इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कौन सा होता है, दैट पॉइंट लाइज ऑन कीनीशियन एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, वो कीनीशियन की एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है और डिमांड शेड्यूल जो है उस पर लाई करता है जहाँ पे आईएस की और एलएम की इंटरसेक्शन होगी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि लेवल ऑफ प्राइस और प्राइस चेंजेस जो हम करेंगे किस तरह से आईएस शेड्यूल को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, हाउ अब हमने ये देखना है कि प्राइस चेंजेस से आईएस पर कैसे अफेक्ट होता है, आईएस शेड्यूल पर हाउ प्राइस चेंजेस हैव अफेक्ट। ठीक है, अब प्राइस लेवल अफेक्ट किस तरह से करेगा, इसके लिए हमारे पास क्या है कि आईएस शेड्यूल में हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे चेक करी है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है आईएस शेड्यूल की, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल्स सेविंग प्लस टैक्सेस। सेविंग फंक्शन है इनकम का और इन्वेस्टमेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एक्चुअल में इसके साथ सी साइड भी होता है और सी साइड भी होता है। ठीक है, कंजम्पशन और इस साइड भी कंजम्पशन, लेकिन दोनों साइड से कंजम्पशन को हटा के ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बताते हैं आईएस शेड्यूल की। ठीक है, अब जहाँ तक बात है जी एंड टी ये अज्यूम किए जाते हैं कि फिक्स्ड किए हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स कि गवर्नमेंट ही इनको फिक्स रखती है, अपने अकॉर्डिंग ये इनको अफेक्ट करती है, तो फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब जी और टी जो है, जी एंड टी, इस पे प्राइस के चेंज होने से कोई भी अफेक्ट नहीं होगा।
ठीक है। आइए शेड्यूल में हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं प्राइस का क्या होगा, प्राइस चेंजेस का। लेकिन प्राइस चेंजेस से ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे इफेक्ट होगा और ना टैक्सेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट और आई हमें पता है कि ये फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो प्राइस चेंजेस जो है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को भी नो इम्पैक्ट, ठीक है। प्राइस चेंजेस का डायरेक्टली इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे ज़रा भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बच जो जाती है हमारे पास वो क्या है, सेविंग। अब सेविंग जो है, सेविंग किस चीज़ का फंक्शन है, रियल इनकम का। मीन्स के सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। तो प्राइस चेंजेस डायरेक्टली इसका सेविंग्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ओवरऑल क्या आया रिजल्ट के नन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। मीन्स के इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेविंग, टैक्सेस, किसी पर भी डायरेक्टली प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि प्राइस चेंजेस का इफेक्ट एलएम कर्व पर कैसे होगा और क्या होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है मनी मार्केट की, और मनी मार्केट की या तो एलएम कर्व की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है वो है मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास मनी डिमांड के। और मनी डिमांड जो है फंक्शन है इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये कंडीशन है एलएम की। अब प्राइस चेंजेस का क्या